Hello learners, welcome back to We Learning with another class on Business Finance। तो आज हम बिजनेस फाइनेंस में क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। और फ्रेंड्स, ये अपना पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवाया है, आपने नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखो। और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस हुए हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 की भी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आपने नहीं देखा तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर लगाओ, अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो चलो आज हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में देखो तो मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ओके, पैसे की जो वैल्यू होती है वो टाइम, समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वही देखते हैं, वही पढ़ेंगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टूडे इज डिफरेंट फ्रॉम द मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो मुझे पैसे मिलने वाले हैं उस टाइम जो मेरे मनी की वैल्यू होगी वो, और अभी जो मेरे पास पैसे हैं उसकी वैल्यू, दोनों डिफर करती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। अब टाइम तो हमारे बिजनेस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ डायनेमिक रखना नहीं चाहते बिजनेस को, बिजनेस में सिर्फ चेंजेस लाना नहीं चाहते। अब जो हमारा मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं। अब हम चाहते हैं हमारे बिजनेस को प्रॉफिट तो हो, प्लस हमारा बिजनेस लंबे समय तक रिटेन करे, लंबे समय तक रहे, राइट? तो ये हम देखते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का देखो, ये मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है आपको। ओके, क्या है ये? एफ वी इक्वल्स पी वी इंटू ब्रैकेट में 1+i/n ब्रैकेट क्लोज n इंटू टी। अब इतना बड़ा फॉर्मूला, अब सोच रहे होगे ये क्या करना है इसका? तो ये देखो, हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब क्वेश्चन आते हैं बट इस पे आपको सम सॉल्व करने के लिए नहीं देता। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले को कॉपी में 5 to 6 टाइम्स लिखना है, फिर आपके माइंड में ये खुद सेट हो जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, क्रामिंग करनी है बस इस फॉर्मूले की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, तो आपको बताना होगा, आपको पता होना चाहिए ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, पी वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो प्रेजेंट वैल्यू है। आई में लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट, एन में लेते हैं हम कंपाउंडिंग पीरियड्स एनुअली, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। अब कंपाउंडिंग पीरियड्स क्या होता है? तो वो जब हमारा प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट ऐड होता जाता है ना, फिर जो फाइनल वैल्यू निकल कर आता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो वो जो टाइम लगता है उसमें, वो हम यहाँ कंसीडर करते हैं एन पे। और टी में आता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स इन द टेन्योर, कितने साल का आपका ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये चीज़ें इसमें कंसीडर करते हैं। अब ये जो कंपाउंडिंग पीरियड वाला है ना, ये हम और अच्छे से समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। ओके, अच्छा, अभी देखो ये जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ चीज़ों को कंसीडर करके चलता है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है कि अभी आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में जो आपको पैसे मिलने वाले हैं उससे अगर कंपेयर करो तो आपके पास अभी जो पैसे हैं वो ज़्यादा हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लाइक अभी मेरे पास अगर 10,000 है, सेकेंड, अभी अगर मेरे पास 10,000 है और अगर 1 ईयर के बाद देखो उस 10,000 की वैल्यू, तो दोनों अलग होगी। तो ज़्यादा कब होगी वैल्यू? जो मेरे पास प्रेजेंट में 10,000 है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो क्या रीज़न है, क्यों बोलते हैं कि 10,000 की वैल्यू मेरे पास अभी ज़्यादा है? तो रीज़न ये है आपका इन्फ्लेशन। पहला रीज़न ये है इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई। क्यों? क्योंकि अभी जो आपके पास 10,000 की वैल्यू है, क्या पता 1 ईयर के बाद महंगाई हो जाए और अमाउंट की वैल्यू चेंज हो जाए,
है ना। तो इसलिए 10,000 की जो वैल्यू है वो आपके पास अभी ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई कभी भी आ सकती है, इन्फ्लेशन कभी भी आ सकता है ना। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू हम लेकर चलते हैं ना, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। नाउ और कौन सा रीजन है जो हम कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। आप अभी आपके पास जो पैसे हैं, आपने किसी ने आपसे मांगा, बोरो किया है पैसा, वो जो 10,000 है हमारे पास, किसी ने मांगा 10,000 दे दो मुझे, आपने दे दिया, और उसने कहा कि मैं 1 मंथ के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। और वो 1 मंथ के बाद क्या पता दे ना दे, या 2 ईयर, कहीं वो 2 मंथ लगा दे, 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद पैसा रिटर्न करे। तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अब भाई अभी मेरे पास जो ज़्यादा है बहुत है, ठीक है। तो ये हम कंसीडर करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि रिस्क होता है। तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक चिड़िया जो मेरे हाथ में, ये बोला गया था, ये एक फ्रेज है आपका। इसमें क्या बोला गया है कि अभी आपके हाथ में जो है वो जो दो बाहर है उससे ज्यादा है, वो एक जो आपके पास अभी है, ये बोला जा रहा है। तो इसलिए रिस्क होता है। हम बाहर की चीजों पे क्यों ध्यान दें, मेरे पास जो है हम उसी को संभाल कर रखेंगे, वही मेरे लिए ज्यादा वैल्यू रखता है, ये बोला जा रहा है इसमें। ओके, नाउ पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस, ये भी एक रीजन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर कोई भूखा इंसान है, ठीक है, कोई भूखा है, किसी को बहुत जोर की भूख लगी, और आप बोल रहे हो नहीं मैं अभी पैसे नहीं दूंगी, मैं 10 दिन के बाद दूंगी, तो भाई वो तो फिर छुट्टी हो जाएगी उसकी उतने दिन में, है ना। अब किसी को भूख लगी, किसी को पैसे चाहिए अभी, तो आप क्या करोगे फिर? तो इसलिए उसके लिए क्या है, उसके लिए पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस, वो प्रेफर करेगा भाई मुझे अभी दे दो, अभी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे अभी भूख लगी, अभी खाना है, ठीक है। तो मेनी इंडिविजुअल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर इमीडिएट रेदर देन डिलेड कंजम्पशन। वो डिलेड कंजम्पशन नहीं चाहता, उसको अभी चाहिए। तो ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब फोर्थ क्या बोलता है, तो फोर्थ बोलता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आपके पास पैसे हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस के पास प्रॉफिट हो रखा है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, लाइक 50 lakhs है, या जो भी अमाउंट है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा ना कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई किसी बिजनेस को पैसे ले रखा है मैंने, मैं बोलूँ कि मैं आपको पैसे दूंगी 1 ईयर के बाद, तो उसकी तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चली जाएगी ना, वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी है तो अभी इन्वेस्ट करना है मुझे, 1 ईयर के बाद मिलेगा तो मेरा वो प्रोजेक्ट हाथ से ही निकल जाएगा, है ना। नाउ यही वो मैं एग्जाम्पल दी हुई हूँ यहाँ पे, देखो 100 रुपीज़ जो है मेरे पास, उसकी वैल्यू, और जो 12% इंटरेस्ट पे मैं अगर पैसे लगाऊं तो 1 ईयर के बाद मुझे 112 रुपये मिल रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है ना, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है 1 ईयर के बाद, तो क्यों ना मैं अभी वाले पैसे ही पे ही ध्यान दूं, है ना। फिर उसी को इन्वेस्ट करूं, फिर वो मुझे 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट देगा, ज़्यादा अमाउंट देगा। तो ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, ये स्लाइड क्या बोल रहा है। तो हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना पढ़े, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, दो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, दो वैल्यू को लेकर चलते हैं। एक वैल्यू होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा होता है आपका फ्यूचर वैल्यू। मीन्स पैसे की प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है और फ्यूचर में कितनी वैल्यू बनेगी। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है, मैंने अभी बताया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी होता है। और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, तो फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ मनी दैट एनी सेविंग स्कीम विद अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल बिल्ड टू बाय अ प्री डिसाइडेड फ्यूचर डेट। लाइक आप देखो, हम जो एफडी करवाते हैं बैंक से, तो वो किस में आता है, वो फ्यूचर वैल्यू में आता है। हमने पैसे लगा दिए, फिर हमें फ्यूचर में वो उसमें ज़्यादा करके देगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा हमें रिटर्न। ओके,
तो ये आता है आपका फ्यूचर वैल्यू में। तो ये दो टाइप की वैल्यू होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दो फेजेट्स, दो टेक्निक्स होते हैं फाइंड आउट करने के। तो वो क्या टेक्निक्स हैं? एक तो होता है आपका कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरा होता है आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक। और ये फॉर्मूला दे रखी हूँ मैं यहाँ आपके कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के। ये हम अच्छे से और पढ़ेंगे अभी। चलो पहले हम करेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होती है। तो कंपाउंडिंग टेक्निक, द टर्म कंपाउंडिंग मीन्स कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट मनी। अभी मेरे पास जो पैसे हैं, जब मैं उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ ये निकालने की कि मैं उसे कहीं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिल सकते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है। तो वो आता है आपका कंपाउंडिंग टेक्निक में। दिस इज अ मेथड दैट इज यूज टू डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन अमाउंट दैट इज प्रेजेंटली इन्वेस्टेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये कंसीडर कर रहा है कंपाउंडिंग टेक्निक में। ओके और इक्वल पेमेंट्स हो रहे हैं, फिर आपको फ्यूचर डेट पे कितना पैसा मिलेगा। अब इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये क्या है देखो, ये फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट करा 1 लाख। ओके आपने किसी प्रोजेक्ट पे, आपकी बिजनेस है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे 1 लाख इन्वेस्ट करा। अब आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स है, 10% मिलना है। तो आपको 10% के इंटरेस्ट मिला 1 लाख पे, दैट इज 10,000। तो अब आपका ईयर के एंड में कितना पैसा हो गया? 1,10,000 हो गया। अब जो ये पैसा आ जाता है ना इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, वही फिर नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो सेकेंड ईयर क्या हो गया? 1,10,000। अब फिर से आपको 10% मिला किस पे? 1,10,000 पे। तो इंटरेस्ट मिला 11,000। अब फिर जब हमने इंटरेस्ट को ऐड करा तो फिर मुझे कंपाउंडेड वैल्यू कितनी मिली दूसरे साल के एंड में? 1,21,000। अब जो ये है ये फिर से बन गया 1,21,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और फिर इस पे हमने 10% इंटरेस्ट पाया तो उसको भी ऐड कर देंगे 12,100। तो मुझे फाइनल रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न मिला मुझे 1,33,100। तो कंपाउंडेड वैल्यू में क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और फिर नया प्रिंसिपल अमाउंट बनता जाता है। जो एक साल का कंपाउंडेड वैल्यू होता है वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ओके तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख का करा 3 साल तक के लिए और मुझे रिटर्न कितना मिलकर आया? 1,33,100। तो ये होता है हमारा कंपाउंडेड टेक्निक। ओके और ये टेक्निक्स किसके हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइंड करने के। अब हम करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है? डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ पेमेंट और मेनी पेमेंट्स टुगेदर इज डिटरमाइंड, ऑल ऑफ विच आर टू बी रिसीव्ड इन द अपकमिंग फ्यूचर। जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, आपको ये बता दिया गया कि आपको फ्यूचर में इतना अमाउंट मिलेगा और इतने रेट से मिलेगा। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाना है, आपने इन्वेस्ट कितना करना है। मतलब जस्ट ऑपोजिट है ये कंपाउंडिंग टेक्निक का। ओके आपको डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग करना है मतलब आपके पास फ्यूचर वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू से आपको इंटरेस्ट भी बता दिया गया कि कितना इंटरेस्ट देगा और फिर आपको आना है किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। ओके नाउ अभी आपका फॉर्मूला देखो इधर एक, ये जब हम फाइंड आउट करते हैं ना टेक्निक्स में, जब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालना है वैल्यू, तो ये आपका दे रखा है यहाँ पे P इज इक्वल टू सी बाई वन प्लस आई टू द पावर n। ये आपका फॉर्मूला है। ओके अब देखो, अब हम समझते हैं इस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। लाइक आप ऐसे समझो, आपको 1100 दे बोल दिया गया, आपको 1100 मिलने वाला है एक साल के बाद। ओके अगर और इंटरेस्ट कितना रहेगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपको 10% और 1100 रिटर्न मिलेगा। तो अब आपको फाइंड करना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो वो आप कैसे निकालोगे?
तो फॉर्मूला है अपने पास सी। तो सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है आपका कंपाउंडेड वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो। ओके, तो फ्यूचर कैश फ्लो मेरे पास 1100 दे रखा है, राइट। और हमें निकालना है अपना, तो अब ये 1 है, फॉर्मूला पे जा रही हूँ मैं, ये ध्यान देना। 1 है प्लस आई। अब आपका आई क्या है? आई है आपका रेट ऑफ रिटर्न, या आप इसको बोल सकते हो डिस्काउंट रेट। ओके, क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। तो कितना रेट आपको डिस्काउंट करके लेकर आएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे? तो डिस्काउंट रेट मेरा है 10। तो अब 1100 बाई 1 प्लस 10 करूँ मैं, तो 10 बाई 100 होगा ना आपका, 10% है क्योंकि। तो 10% है, तो अब आपका वैल्यू कितना निकल करके आता है? वैल्यू निकल के आएगा आपका 1000। आप ऐसे निकालो, अगर यहाँ पे 1100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1, एक सेकेंड, 0.1, ऐसे आप निकालो। आप वैल्यू निकाल कर देखो तो आपको पता चलेगा, आपका आंसर आएगा 1000। ओके, 1000 आएगा आपका आंसर। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू दे दी गई है और मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही हूँ। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे अपना दूसरा टॉपिक, वो क्या है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस क्या है? पैसा कहाँ से आता है बिजनेस के पास? ओके, मोबिलाइज कहाँ से होते हैं? फाइनेंस। जब हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारी बिजनेस है, तो वहाँ पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो निकालते हैं हम। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसी को बोलते हैं, सोर्सेस को ना। देखो, चाहे कंपनी आपकी बड़ी हो या छोटी हो, ओके, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स तो होंगी ही। बिना फाइनेंस के चल नहीं सकता बिजनेस। हमने लास्ट क्लास में करा है ये चीज़। फाइनेंस हमारे बिजनेस का बैकबोन होता है, ब्लड होता है। तो उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए लो या शॉर्ट टर्म के लिए लो, पर आपको फाइनेंस लेना ही पड़ेगा। तो वो कहाँ से हम इकट्ठा करें फाइनेंस? ये हम करेंगे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। तो चलो, तो देखो, जो सोर्सेस हैं बिजनेस फाइनेंस के, उनको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है और इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, ये सारा कुछ हम करेंगे अभी। तो बेस्ड ऑन पीरियड, पीरियड के बेसिस पे देखेंगे किस तरह कैटेगराइज किया हुआ है। ओनरशिप के बेसिस पे, सोर्स ऑफ जनरेशन। अब पीरियड क्या है? तो पीरियड कितना समय लग रहा है बिजनेस को, उसके बेसिस पे देखेंगे। ओनरशिप, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके बेसिस पे देखेंगे। और जनरेट कहाँ से हो रहा है सोर्स, बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर से। तो ये सारी चीज़ें हम अभी करेंगे। चलो, तो पहले हम करेंगे पीरियड के बेसिस पे किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। तो आप पीरियड के बेसिस पे देखो, तो पीरियड के बेसिस पे, पीरियड का मतलब समय, कितने समय के लिए आपको सोर्स फाइनेंस मिल रहा है। ओके, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हो, या मीडियम टर्म के लिए ले रहे हो, या शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी पीरियड में। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस किसे बोलते हैं? वो तब आपका होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी फाइनेंस, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म में तब कंसीडर होता है जब वो 5 साल को एक्सीड करता है। मतलब वो जो बिजनेस लगाया है, जिसने भी आपके, जिसने भी पैसे लगाए हैं, फंड्स दिए हैं आपके बिजनेस पे, वो 5 इयर्स से ज़्यादा टाइम के लिए दिया है। ओके, इट इंक्लूड सोर्सेज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारी चीज़ें आएंगी आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में। सच फाइनेंसिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब हमें फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, बड़े बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? तो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, राइट। Now, the part of working capital which permanently stays with the business is also financed with the long-term source of finance. अब जो working capital जो हमारा permanently stay करने वाला है, हमारे business में रहने वाला है,
वर्किंग कैपिटल, तो वो भी हम कहाँ से फाइनेंस करते हैं, वो भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, उसमें भी लॉन्ग टर्म सोर्स यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी है हमारे एग्जाम में, तो ये याद रखना है आपको कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स यूज करते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सच एज कैन बी, सोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ देम, ये चीज़ें आती हैं आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। कौन क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोन फ्रॉम बैंक्स, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अब हम करेंगे मीडियम टर्म फाइनेंस किसे बोलते हैं। तो मीडियम टर्म फाइनेंस मीन्स जब आप 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम के समय के लिए पैसे बोरो कर रहे हो किसी से, तो वो होता है आपका मीडियम टर्म फाइनेंस। आई रिपीट अगेन, 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर्स बट लेस देन 5 ईयर्स, तो वो आता है आपका मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में। ना इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मीडियम टर्म फाइनेंस में, तो लोन्स फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं मीडियम टर्म फाइनेंस में। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अब हम करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो आप 1 ईयर से भी कम के लिए जब आपने फाइनेंस लिया है, पैसे लिया है आपने, जो बोरो करा है जिससे भी पैसे, वो 1 ईयर से भी कम समय के लिए करा है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है। नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज मोस्ट कॉमन फॉर फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म का हमने देखा ना फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म किस में होता है, ये मोस्टली हमारा करंट एसेट्स लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, करंट एसेट्स, इन सारी चीज़ों में आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज होती है। अब क्या क्या आता है इसमें, तो ट्रेड क्रेडिट पे ले रहे हो आप, या फैक्टरिंग कर रहे हो, या बैंक से ले रहे हो, या कमर्शियल पेपर्स, तो ये चीज़ें आती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। ना आगे बढ़ते हैं, अब हमारा एक बेसिस तो खत्म हुआ, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कैसे होता है आपका फाइनेंसिंग। तो ओनरशिप का मतलब क्या है, देखो ओनर्स किसके पास ओनर है, जो हमारे बिजनेस के ओनर्स हैं, उसके बेसिस पे जब हम फाइनेंसिंग को देख रहे होते हैं सोर्सेस को, तो वो हो जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। तो क्या क्या आती हैं, तो एक होता है आपका ओनर्स फंड्स और एक होता है आपका बोरोअर्स फंड। ओके, तो हम पहले ओनर्स फंड्स देखते हैं। तो ओनर्स फंड्स मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन इंटरप्राइज। जब किसी इंटरप्राइज के ओनर्स जब फंडिंग कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो वो आता है आपका ओनर्स फंड्स में। चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनर्स हो, शेयर होल्डर्स हो कंपनी के, तो ये सारे ओनर्स फंड्स में आते हैं। नाउ अब कैपिटल को छोड़कर, बिना कैपिटल के भी अगर कोई प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, तो वो भी ओनर्स फंड्स में ही कैलकुलेट होगा। ओके, द ओनर्स कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ बिजनेस। तो जो ओनर्स फंड्स होता है, ये रिफंड नहीं होता। ओके, ये ओनर्स ने पैसे लगाए हैं, तो ये रिफंड नहीं होगा, ये कभी रीपे नहीं होगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये तभी होगा जब आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी। नाउ सच कैपिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ओनर्स एक्वायर देयर राइट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो यही जो आपका ओनर्स फंड्स है, इन सब की बेसिस पर डिसाइड होता है कि मैनेजमेंट को कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि वोटिंग राइट्स मिले होते हैं ओनर्स को, है ना, उनके शेयर्स होते हैं कुछ प्रोपोर्शंस में, कि आप 2:1 में होगा, 2:4 में होगा, इस तरह से उनके शेयर्स प्रोपोर्शंस में बटे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैपिटल लगाया होता है बिजनेस में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज भी करते हैं। फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये दो मेन सोर्सेज हैं ओनर्स फंड्स के। कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोरोड फंड्स, तो अब बोरोड फंड्स में क्या आते हैं, तो बोरोड फंड्स मीन्स जब आपने फंड्स लिया है लोन पे, या फिर बोरो करा है, लिया है किसी से, उधार में लिया है,
तो वो सारे आएंगे बोरोड फंड्स में। द सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड फंड्स इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपने अगर कमर्शियल बैंक से लोन लिया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स कराया या फिर ट्रेड क्रेडिट किया, तो ये चीज़ें आएंगी आपकी बोरोड फंड्स में। नाउ सच सोर्सेज प्रोवाइड्स फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये जो आपका बोरोड फंड्स होता है ना, ये बस कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय के लिए इन द सेंस, अभी हमने करा ना, ओनर्स का क्या होता है, उनको पैसा लगा रहे हैं तो उनको लाइफ टाइम तक उनका पैसा लगा रहेगा, जब तक बिजनेस है तब तक उनको पैसा वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन बोरोड फंड्स, अब हमने उनसे उधार लिया है किसी से, तो जब उधार लिया तो भाई कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो डेट फिक्स होता है, पीरियड फिक्स होता है कि हाँ इतने साल के बाद हम रीपे कर देंगे आपका अमाउंट। किसमें? बोरोड फंड्स में। A fixed rate of interest is paid by the borrowers on such funds. Fixed rate of interest भी पे करते हैं borrowers को। ओके जो हमारे कंपनी के ओनर होते हैं वो जो पैसे लगाया है जिन्होंने, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बोरोड फंड्स में? तो आपके डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंटरेस्ट, कमर्शियल पेपर्स, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन बोरोड फंड्स। नाउ अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, सोर्सेस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के बेसिस पे मीन्स आपका जो फंड्स है, आपका जो फाइनेंस है, वो किस तरह से जनरेट हो रहा है। ओके जनरेट इन द सेंस, क्या आपका वो आप बिजनेस में जो है वहीं से लगा रहे हो या बाहर से ले रहे हो, तो ये आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन में। तो एक होता है आपका इसमें इंटरनल सोर्सेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं? तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस, जो बिजनेस के ही अंदर से ही जनरेट हुए हैं। ओके अंदर से मतलब जो बिजनेस में आपको या तो जो प्रॉफिट हुआ है, जो सरप्लस हुआ है, उसी को आपने दोबारा इन्वेस्ट किया किसी प्रोजेक्ट में, दोबारा उसी को इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, राइट। जो हमारे पास अर्निंग है, जो हमारे पास बची हुई अर्निंग्स हैं, उसी को आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इंटरनल सोर्स में आ जाता है। या जो ओनर्स ने पैसे लगाए हैं, कंपनी के अंदर का पैसा है, वो आ जाता है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में। एंड दिस फंड्स कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ द बिजनेस। और ये जो फंड्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, इतने से काम नहीं चलता, तो ये बहुत लिमिटेड होते हैं बिजनेस के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? तो एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स जो आपने बाहर से पैसा लिया, इट इंक्लूड्स दोज सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर्स, लेंडर्स या इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी के, तो इनसे जब आप पैसे लेते हो तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड, इट इज़ जनरली डन थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। जब हमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो भाई जो ओनर है वो इतना रिच तो नहीं है कि अकेले अपने बल पे खड़ा कर देगा बिजनेस, तो उसको डिपेंड करना होता है इन एक्सटर्नल सोर्सेज पे, बाहर से फिर हम पैसे लेते हैं। ओके अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखो, इसमें आती हैं आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसे ले सकते हो, बैंक्स से ले सकते हो पैसे, या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ले रहे हो, पब्लिक डिपॉजिट, डिपेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग या फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, इन जगह से जब आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो ये होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ओके सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। फ्रेंड्स हमारा पेपर 1 में कम्युनिकेशन हो गया है और अभी अपना टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो आप उन क्लासेस को भी देखें। और पेपर 2 में अपना इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है, तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ओके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप उनका एक्सेस ले सको। बेल बटन पे प्रेस करना और ऑल पे भी क्लिक कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करना, यहाँ अपना
क्विजेस चलता है, पेपर 1 के क्विजेस चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और पेपर 2 के भी क्विजेस चल रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से ज्वाइन करें, इस चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बर्नवाल 012 सर्च करना और आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।